सर्दियों की वो रात कुछ ज्यादा ही लंबी और खामोश थी। आसमान से गिरती बर्फ के टुकड़े ऐसे लग रहे थे जैसे कुदरत ने सफेद चादर ओढ़ा दी हो, लेकिन इस चादर के नीचे जिंदगी कांप रही थी। गांव की गलियां सुनसान थीं, दरवाजे बंद थे, खिड़कियों से सिर्फ हल्की सी रोशनी झांक रही थी। ठंडी हवा जब गलियों से गुजरती तो ऐसा लगता जैसे किसी ने बर्फीली सुई दिल में चुभो दी हो। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि उन्होंने अपने पूरे जीवन में ऐसी ठंड पहले कभी नहीं देखी। ये सिर्फ मौसम नहीं था, यह एक इम्तिहान था, इंसानियत का, सब्र का और हिम्मत का। उस गांव का नाम था चंद्रपुर, छोटा सा गांव, जहां ज्यादातर लोग खेतों पर काम करके या मजदूरी करके अपना गुजारा करते थे। सर्दी हर साल आती थी, लोग तैयार भी रहते थे, कंबल, अलाव, गर्म कपड़े, लेकिन इस बार ठंड ने जैसे बदला ले लिया हो। दिन में सूरज निकलता जरूर था, लेकिन उसकी किरणों में कोई गर्माहट नहीं थी। रात होते ही तापमान इतना गिर जाता कि सांस लेना भी भारी लगने लगता। लोग कहते, ये ठंड नहीं, ठंड का कहर है। गांव के एक कोने में एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। मिट्टी की दीवारें, ऊपर से टिन की छत जो हवा के तेज झोंकों में डरावनी आवाज करती थी। इसी झोपड़ी में रहता था रामू, एक दिहाड़ी मजदूर, अपनी पत्नी सीता और 2 छोटे बच्चों के साथ। रामू दिन भर मेहनत करता, लेकिन कमाई इतनी नहीं होती कि वो सर्दियों के लिए अच्छे कपड़े या कंबल खरीद सके। सीता हर रात बच्चों को सीने से लगाकर सुलाती, ताकि उनकी सांसों की गर्मी से बच्चों को थोड़ी राहत मिल सके। उस रात ठंड कुछ ज्यादा ही बेरहम थी। रामू काम से लौटा तो उसके हाथ सुन्न हो चुके थे। उसने आग जलाने की कोशिश की, लेकिन लकड़ियां गीली थीं। सीता ने चिंता भरी नजरों से बच्चों को देखा। बड़ा बेटा मोहन, मुश्किल से 8 साल का, लगातार कांप रहा था। छोटी बेटी गुड़िया मां की गोद में सिमटी हुई थी, उसकी सांसें तेज चल रही थीं। सीता ने धीमी आवाज में कहा, रामू, बच्चों की हालत ठीक नहीं लग रही। रामू के पास जवाब नहीं था। उसके पास पैसे नहीं थे, लकड़ियां नहीं थी, और मदद मांगने के लिए कोई दरवाजा खुला नहीं था। उसी समय गांव के दूसरे हिस्से में लोग भी इसी ठंड से जूझ रहे थे। कोई अपने पुराने कंबल में दुबक कर बैठा था, कोई अलाव के पास हाथ सेक रहा था। बुजुर्ग हरिदत्त चाचा अपनी चौपाल पर बैठे ठंड के पुराने किस्से सुना रहे थे। उन्होंने कहा, मैंने अकाल देखा है, बाढ़ देखी है, लेकिन ऐसी ठंड इंसान को अंदर से तोड़ देती है। उनकी आवाज में डर भी था और चिंता भी। रात गहराती जा रही थी, हवा और तेज हो चुकी थी। रामू की झोपड़ी के अंदर ठंड अब असहनीय हो चुकी थी। मोहन की हालत बिगड़ने लगी। उसका बदन तप रहा था, लेकिन हाथ पैर बर्फ की तरह ठंडे थे। सीता की आंखों में आंसू आ गए। उसने रामू से कहा, कुछ करो, वरना बच्चा। रामू ने बिना कुछ बोले अपनी पुरानी चादर ली और बाहर निकल पड़ा। उसे नहीं पता था कि वो कहाँ जाएगा, लेकिन उसे कुछ न कुछ करना ही था। रामू गांव की गलियों से गुजरता हुआ चौपाल की ओर पहुंचा। वहां कुछ लोग आग के पास बैठे थे। रामू ने हाथ जोड़कर कहा, भाइयों, मेरे बच्चे की हालत बहुत खराब है। अगर कोई पुराना कंबल या थोड़ी लकड़ी। लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। कोई बोला, भाई, हमारे पास खुद के लिए भी मुश्किल से है। कोई चुप रहा। रामू का दिल टूट गया, लेकिन तभी हरिदत्त चाचा उठे। उन्होंने अपने कंधे से पुराना लेकिन मोटा कंबल उतारा और रामू के हाथ में दे दिया। उन्होंने कहा, ले जा बेटा, बच्चे की जान सबसे बड़ी है। रामू की आंखों में आंसू आ गए। वह कंबल लेकर दौड़ता हुआ घर पहुंचा। सीता ने जल्दी से बच्चों को उसमें लपेट दिया। थोड़ी देर बाद मोहन की सांसें कुछ सामान्य हुई। उस एक कंबल ने जैसे उम्मीद की लौ जला दी, लेकिन ठंड अब भी खत्म नहीं हुई थी। बाहर हवा लगातार और सख्त होती जा रही थी, जैसे चेतावनी दे रही हो कि असली परीक्षा अभी बाकी है। अगली सुबह गांव में एक अजीब सी बेचैनी थी। लोग जल्दी जल्दी बाहर निकल आए थे। खबर फैल चुकी थी कि रात में नदी के पास रहने वाले बूढ़े गोपाल की हालत बहुत खराब हो गई और उन्हें शहर ले जाना पड़ा। किसी ने कहा कि अगर थोड़ा समय और लग जाता तो शायद वे बचते नहीं। ये सुनते ही गांव की औरतों ने बच्चों को कसकर पकड़ लिया। डर अब सिर्फ ठंड का नहीं रहा, डर उस बेबसी का था जो इंसान को चुपचाप मार देती है। उसी दिन पंचायत बैठी। सरपंच ने कहा कि यह ठंड किसी एक की नहीं, पूरे गांव की दुश्मन है। अगर हर कोई सिर्फ अपने बारे में सोचेगा तो ये कहर सबको तोड़ देगा। बहुत बहस हुई। कुछ लोगों ने कहा कि उनके पास खुद के लिए भी कम है, कुछ ने चुप रहना ही बेहतर समझा। लेकिन धीरे धीरे एक बात सबको समझ आने लगी कि अकेले बचना अब मुमकिन नहीं है। फैसला हुआ कि स्कूल के पुराने कमरे को रात के लिए खुला रखा जाएगा। जिन घरों में ज्यादा कंबल और लकड़ियां होंगी वे वहां जमा की जाएंगी। नौजवानों की टोली बनाई गई जो रात में पूरे गांव का चक्कर लगाएगी। रामू भी उस टोली में शामिल हो गया। जिस आदमी ने कल मदद मांगी थी, आज वही दूसरों की चिंता करने लगा था।
पहली रात जब सब लोग उस आश्रय में इकट्ठा हुए तो माहौल बदला बदला था। ठंड अब भी थी, लेकिन लोगों के बीच बातचीत थी। किसी ने चाय बनाई, किसी ने बच्चों को कहानी सुनाई। मोहन पहली बार कई दिनों बाद मुस्कुराया। सीता की आंखों में डर की जगह हल्की सी राहत थी। लेकिन तीसरी रात ने सब कुछ हिला दिया। आधी रात के बाद अचानक तेज बर्फीला तूफान आ गया। हवा की आवाज किसी चीख जैसी लग रही थी। पेड़ झुकने लगे, छतों से टिन उड़ने लगा। बिजली चली गई और पूरा गांव अंधेरे में डूब गया। बच्चे डरकर रोने लगे। उसी अंधेरे में खबर आई कि गांव के सबसे बड़े घर ठाकुर वीर सिंह की कोठी में हादसा हो गया है। वही ठाकुर जिनके पास सब कुछ था और जिन्होंने मदद से मना कर दिया था, अकेले फिसलकर गिर पड़े थे। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। तभी रामू आगे बढ़ा। उसने कहा कि अगर आज हम भी मुंह मोड़ ले तो हमें और उनमें फर्क ही क्या रहेगा। ठंड और तूफान की परवाह किए बिना कुछ लोग उसके साथ चल पड़े। ठाकुर को कंबल में लपेटा गया, आग जलाई गई। उनकी आंखों में डर और शर्म दोनों थे। उन्होंने धीमी आवाज में कहा कि उन्होंने जिंदगी भर दौलत जमा की, लेकिन इस ठंड में उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत इंसान की गर्मी की पड़ी। रामू ने कुछ नहीं कहा, बस आग में लकड़ी डाल दी। सुबह जब तूफान थमा तो गांव पर बर्फ की मोटी परत थी, लेकिन किसी की जान नहीं गई थी। लोग थके हुए थे मगर जिंदा थे। ठाकुर ने उसी दिन अपना गोदाम गांव के लिए खोल दिया। रामू को स्थायी काम मिला। मोहन फिर से स्कूल जाने लगा और गुड़िया की हंसी लौट आई। सर्दी धीरे धीरे कम हुई, लेकिन उस मौसम ने चंद्रपुर को हमेशा के लिए बदल दिया। लोग अब एक दूसरे को नाम से नहीं, अपनेपन से पहचानने लगे थे। जब भी ठंड की पहली हवा चलती, हरिदत्त चाचा बच्चों से कहते, याद रखना, ठंड बाहर से नहीं मारती, इंसान अंदर से ठंडा हो जाए तब मारती है। ठंड का कहर उस साल थमा, लेकिन उसने गांव को कुछ देकर गया। एकता, सहानुभूति और यह एहसास की अमीरी सिर्फ पैसों से नहीं, दिल की गर्मी से होती है। और यही वजह थी कि चंद्रपुर अब सिर्फ एक गांव नहीं रहा था, बल्कि एक परिवार बन चुका था।